देखिए, लोग हाहाकार कर रहे हैं देश के अंदर। पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से तो कमर टूटी ही हुई थी। अब सीएनजी जो है 76 रुपये किलोग्राम पहुंच गया। मतलब मैं हैरान हूँ, एक समय में 30 रुपये 32 रुपये, कुछ ही सालों पुरानी बात है, इतने रुपए के अंदर 1 केजी सीएनजी गैस मिलती थी। और सीएनजी गैस का सीधा असर ऑटो के दामों पे, टैक्सी के दामों पे, बसों के दामों पे, हर चीज़ पे दाम पड़ता है। जो गरीब आदमी है वो किसी तरह से सीएनजी का इस्तेमाल करके अपना गुजारा कर रहा था और सीएनजी के दाम इस तरह से बढ़ गए। और मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसके अंदर पूरी दुनिया में सबसे महंगी सीएनजी, सबसे महंगा पेट्रोल और सबसे महंगा डीजल वाले जो चंद देश हैं उसमें भारत आता है। आप सोचिए, भारत के अंदर इतना महंगा जो है पेट्रोल डीजल और सीएनजी आ रहा है, तो हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। दाल के, तेल के, आटे के, गेहूं के, हर खाने की चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और इतनी महंगाई है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और प्रधानमंत्री नहीं थे तो रोज़ महंगाई के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जाता था। बट आज जब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं तो महंगाई के बारे में ना बात करते हैं, ना महंगाई के बारे में कोई चिंता जताई जाती है, ना महंगाई के बारे में टीवी पर बहस की जाती है। मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए ये बहुत चिंता की बात है कि महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों के ऊपर आज ना टेलीविज़न डिबेट्स होती हैं, ना उसके ऊपर कोई धरने होते हैं, ना उसके ऊपर कोई प्रदर्शन होता है, ना उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए, इसके अंदर दो बातें मैं कहूँगा। एक कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है या क्या कर रही है। सिर्फ कांग्रेस के ही जो कुछ नेता हैं उसको इसकी चिंता है। दूसरी बात, पदयात्रा का अपना महत्व है, मैं ये कहूँगा कि आज भी पदयात्राओं का महत्व है, मगर राहुल गांधी अब पदयात्रा करके अगर सोचते हैं कि कांग्रेस उभर जाएगी तो वो संभव नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस का पतन पिछले कुछ सालों में हुआ है, अब कांग्रेस का उभरना लगभग नामुमकिन है। कांग्रेस के अंदर जब तक लीडरशिप नहीं बदलेगी, जब तक गांधी परिवार खुद दूसरे लोगों को मौका नहीं देगा, तब तक कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। देखिए, ये बहुत ही कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। कांग्रेस में चलेगी किसकी? राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की। आप ओबीसी को 50% दे दो या 90% दे दो, अगर जिनकी चलेगी उनमें 100% वो लोग हैं जो गांधी परिवार के हैं, तो बाकी से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर ये कहते कि कांग्रेस को जो चलाएगा, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, वहाँ आपने रिजर्वेशन कर दी, 70 सालों से ये लोग जो है रहे हैं, अब आके आने वाले 70 सालों तक कोई SC ST या OBC का आदमी रहेगा तो हो सकता है कुछ बदलाव आए। मगर सिर्फ ये कहना कि नीचे के लेवल पे आप कुछ लोगों को ले आएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ कॉस्मेटिक है। तो किससे मांग कर रहे हैं भाई? कोई और तो है नहीं जो बनाएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वयं को जो है अध्यक्ष बनाते हैं, तो ये मांग करना कि किसी से मांग करी जा रही है, ये चीज़ सिर्फ जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लोगों को आज भी दिलचस्पी है कि उनका अध्यक्ष कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है और ना लोगों को कोई उम्मीद रह गई है कांग्रेस से। देखिए, मुझे बड़ा खेद है कि भाजपा की नेता, शायद उनका नाम नवनीत राणा है, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें कही, और जब मैं टीवी पे देख रहा था तो हनुमान चालीसा उनको आती ही नहीं थी। वे लगातार हनुमान चालीसा के लिए उस पुस्तक में देख रही थी और उनके जो होंठ भी हिल रहे थे, जिससे ऐसा पता चलता है कि वो क्या पढ़ रही हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी या उनको हनुमान चालीसा आती है। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि उन्हें क्यों नहीं आती है। मुझे एतराज़ इस चीज़ का है कि जब उन्हें हनुमान चालीसा ही नहीं आती है, इसका मतलब उन्होंने हनुमान चालीसा कभी पढ़ी नहीं है, तो वो हिंदू धर्म की इस तरीके से बेइज्जती क्यों करवा रही हैं? लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट जीती हैं, अभी वो कुछ भी जीते हैं। देखो, वो इंडिपेंडेंट जीते हैं, कैसे भी जीते हैं, मगर वो हमारे हिंदू धर्म का जो उपहास उन्होंने उड़ाया, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें आज भी ये कहूँगा, 10-15 दिन किसी के साथ ट्यूशन लें, किसी से सीखें। हनुमान चालीसा तो छोटी सी चीज़ है। आप अगर 10 दिन भी हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी जीवन में, तो आपको रट जाएगी वो। और आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सीरियसली पढ़ें, और फिर उसको घर में सीखें।
आप सीधा ही कहें कि मैं पब्लिकली हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो आपने घर में कभी पढ़ी नहीं, तो आपका उपहास उड़ेगा, हिंदू धर्म का उपहास उड़ेगा। आप अपने घर में करें, सीखें, फिर कहीं पे भी पढ़ें, कम से कम पढ़ें तो कम से कम पता तो चले लोगों को कि आपको आती है। देखिए, हमारा हमेशा से कहना है, चाहे अयोध्या मंदिर का मसला हो, चाहे और किसी मंदिर का मसला हो या किसी मस्जिद का मसला हो, इन मसलों से राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए। भाजपा एक समाज के लिए बोले, कांग्रेस दूसरे समाज के लिए बोले, ओवैसी जी तीसरे समाज के लिए बोलें, शिवसेना चौथे समाज के लिए बोले, उससे झगड़ा बढ़ता है। ऐसे मामलों को सिर्फ धर्म गुरुओं को और कोर्ट्स को अपने बीच में इसको डील करना चाहिए। जो हमारे धर्म के गुरु हैं वो कोर्ट्स में अपनी बात रखें, कोर्ट जो है न्याय संगत इसका फैसला करे और सब लोगों को, सभी समाजों को वो फैसला मानना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो अस्तित्व है वो तभी तक है जब तक बीजेपी एक कट्टरवादी राजनीति कर रही है। बीजेपी एक हिंदू कट्टरवादी राजनीति करती है, असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम कट्टरवादी राजनीति करते हैं। इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे की वजह से है। किसी भी देश के अंदर किसी भी कट्टरवादी धार्मिक संगठन ने भला नहीं किया। आपको मॉडरेट होना ज़रूरी है, आपको सब लोगों का साथ लेना ज़रूरी है, आपको हर धर्म की इज्जत करना ज़रूरी है। दूसरे धर्म को गाली देने वाले लोग कभी भी किसी भी समाज का उद्धार नहीं कर पाए।